हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो आपके लिए अपलोड कर दूँ। मुझे जहाँ कहीं से भी जो भी कंटेंट मिलते हैं वो मैं पूरी तरीके से आपके लिए वो अपलोड कर देती हूँ और ख़ुद भी जो पढ़ती हूँ वो आपको शेयर करती हूँ। और अभी मैं कोशिश कर रही थी इन्वायरमेंट को थोड़ा टच करने का। इन्वायरमेंट जो हमारे एग्ज़ाम्स में आएगा सीटेट में, तो इसका ये मेरे पास एक सेट है, 11 सेट है ये। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम इसको अभी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम्स भी अभी बहुत पास आ चुके हैं और कोशिश करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं जो एग्ज़ाम्स में ये आ चुके हैं, तो एक बार आइए इसको हम रिवाइज़ करते हैं। कुड़क जो है वो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। जनरली कुड़क जो है वो झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। और देखिए इसके जो इसमें डिस्कशन में भी ये दे रखा है कि कुड़क झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। झारखंड में मुख्य रूप से संथाली, कुड़ुक, नागपुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन सामान्यतः सभी लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं। असम की राज्य भाषा असमी, असमिया अथवा असामी है। मिज़ो भाषा कहाँ की है? मिज़ोरम की एक प्रमुख भाषा है। इसे लुशई भी कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा, और असमिया है, इसको असमिया भी बोलते हैं। तो ये कितनी ख़ास चीज़ हमें मालूम है कि कुड़ुक के साथ साथ हम बाकी प्रदेश की भाषाओं को भी जान गए। कुड़ुक झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। झारखंड में मुख्य रूप से संथाली, कुड़ुक, नागपुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन सामान्यतः सभी लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। असम के राज्य भाषा असमी, असमिया अथवा असामी है। मिज़ोरम में मिज़ो की एक प्रमुख भाषा है, इसे लुशई भी कहते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाएगा तो हमें याद रखना होगा कि मिज़ो भाषा मिज़ोरम की एक प्रमुख भाषा है, इसे क्या बोलते हैं? लुशई भी कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी भाषा क्या है? असमिया। क्या बोलते हैं उसको? असमिया। इसे हम भूलेंगे नहीं, असमिया। और अब आते हैं ये जो हमारी जो अगला क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है। इसका आपका जो घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय जो है वाई पर स्थित है। इसको यहाँ देखिए, आपका घर जो वो कहाँ स्थित है? एक्स पर, और वाई विद्यालय कहाँ पे स्थित है? वाई पर स्थित है। तो अब इसके क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि परंतु बीच में व्यस्त मार्ग है, और इसके जो बीच में है वो क्या है? व्यस्त मार्ग है। तो क्या करते हैं इसको? ये ऐसे आएगा। चलिए, और बीच में क्या होता है इसके? हाँ, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। तो जब इसके जो स्कूल के सामने जो व्यस्त मार्ग है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधे नहीं जा पाएंगे। तो हमें कैसे जाना पड़ेगा? हमें ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है 100 मीटर दूर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 100 मीटर कहाँ जाते हैं? दूर जाते हैं। इससे स्कूल से हम 100 मीटर दूर जाते हैं। घर है ये आपका क्या है? वाई पर जो है दक्षिण है, दक्षिण में सीधे लिखा हुआ है। यदि आप विद्यालय से ठीक सामने हैं, यानी आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, स्कूल है यहाँ पर और घर है यहाँ पर आपका एक्स पर, तो हम क्या कर रहे हैं कि राज्य मार्ग होने के कारण अतः आप पहले ठीक उत्तर 100 मीटर दूर जाते हैं। यानी कि आप सीधे पहले क्या करते हैं? उत्तर की ओर 100 मीटर दूर जाते हैं। यहाँ से आप 100 मीटर यहाँ आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? फिर पश्चिम से 75 मीटर लंबा सुरंग पाते हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि जो पश्चिम से यहाँ से आप सीधे जो लंबा इनको सुरंग मिलता है, कितना मीटर मिलता है? 75 मीटर मिलता है। और दक्षिण में वाई पर, यानी कि अपने विद्यालय दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं, और वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। यानी कि वाई से पूछ रहा है कि आप जब यहाँ पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं तो आपका घर कहाँ स्थित है। तो घर जो होगा सीधे, सिंपल है, घर जो होगा सीधे क्या होगा? पूर्व की ओर होगा हमारा। जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो सीधे ये होगा 75 से 30, 75 से यहाँ आपका आ जाएगा ये उत्तर की ओर। यानी कि ये उत्तर और पूर्व के बीच में हमारा स्कूल पड़ेगा। यानी कि हम नीचे की ओर आएंगे तो हमारा स्कूल यहाँ आएगा। ये है आपका 75 मीटर। हमको कितना चलना है? 75 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं, और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। यानी कि जो दक्षिण में हमारा स्कूल है वाई पर, हम यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन हम कितना डिस्टेंस पूरा करके? 75। आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो ये आप
पहले चलते हैं स्कूल के लिए। यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आप यहाँ से चलते हैं। पहले ये हमारा स्कूल हो गया, यहाँ पे हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से स्कूल के लिए हमको चलना है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस पूरी करी। कितनी डिस्टेंस इसकी पूरी हुई, 100 मीटर की दूरी पूरी हो गई। जब 100 मीटर की दूरी पूरी हो गई तो हमको ठीक पश्चिम जाना पड़ गया। अब हम पश्चिम जब गए तो हमें कितना जाना पड़ गया, 75 मीटर। लेकिन फिर हमारे जो रास्ते हैं वो कैसे हैं, वो सुरंग टाइप के हैं। वो 100 मीटर की दूरी पर ठीक दक्षिण में, यानी कि फिर हमको कहाँ आना है, नीचे की तरफ आना है। हमें दक्षिण आना है, इस तरफ स्कूल से। पहले तो हम सीधे गए, फिर हम नीचे की तरफ आए, दक्षिण की तरफ आए। जब दक्षिण की तरफ आए तो हमें कितना हो गया, 100 मीटर। और जब 100 मीटर हम पहुंचे अपने विद्यालय, तो y के सापेक्ष हमारा स्कूल का जो घर से डिस्टेंस जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि किस दूरी पर है और किस दिशा में है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दिशा क्या है, तो इसकी दिशा 100 मीटर ठीक उत्तर में नहीं होगी, यहाँ से 100 मीटर ठीक दक्षिण में भी नहीं होगी, 100 मीटर से दक्षिण नहीं हो सकती है स्कूल की दूरी। हमसे पूछ रहा है 75 मीटर ठीक पूर्व, यानी 75 से सीधे पूर्व की ओर हमारा स्कूल जो है कहाँ है, 75 मीटर है, सीधे पूर्व की ओर है। तो ये इसका सटीक आंसर होगा, 75 मीटर ठीक पूर्व। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, विद्यालय के सापेक्ष घर की जो स्थिति है वो कहाँ है, 75 मीटर ठीक पूर्व है। ये देखिए स्कूल यहाँ से जो 75 मीटर यहाँ, और फिर ये 75 मीटर ऊपर सुरंग जो है बीच में है, घर यहाँ है और स्कूल यहाँ है। और हम सीधे चलते थे स्कूल के लिए। फिर हमको बोला कि आप जो है फिर 100 मीटर सुरंग पे चलिए। फिर हम इधर चले, फिर ये 75 मीटर आपको ऊपर हम गए, फिर हम नीचे भी आए। तो हमारे इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस हुई, यही होगी हमारी पूर्व की ओर की। जो हमारा जो घर स्थित है वो कहाँ स्थित है, पूर्व की ओर स्थित है। तो ये आपके घर से सापेक्ष स्थिति कितनी हो रही है, 75 मीटर ठीक पूर्व की ओर। हमारा घर जो है स्कूल से 75 मीटर की दूरी पर पूर्व की ओर स्थित है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, यानी कि सेट का ये 63वां क्वेश्चन है। ऐसे हमारे लिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 पर स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 पर गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो है वो 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग क्या है, क्या लगा आपको बताना है इसको हम। तो हम इसका सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे, क्या बता रही है। रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून को 2020 को प्रातः 4:15 से स्टेशन से खुली, ठीक है, और 7 जून को ये पहुंचती है 3:15 पर। इसमें और इसमें जो हमको टोटल डिस्टेंस होता है वो होता है कितना, 47। और नागरकोइल से गांधीग्राम की दूरी कितनी है, जो ऑलरेडी दे रखी है, वो कितनी है, 2640 किलोमीटर। तो हमारी औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे ये कट जाएगा, तो 2640/47। तो इसका जो समय होगा, इसकी जो दूरी होगी, उसको हम समय से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, ये 56.17 किलोमीटर। तो इसका जो औसत चाल होगा वो कितना होगा, 56.17 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव्स में, इसमें एग्जाम्स में आए थे, उसमें सिर्फ 56 दिया होगा, इसीलिए इसमें सिर्फ 56 दिया होगा। ये क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस है, इसको मैं रिवाइज कर रही हूँ। और बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो ये देखिए अक्टूबर से दिसंबर है, हमेशा इसको याद रखेंगे। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन जो है, मधुमक्खी पालन और लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है, अक्टूबर से दिसंबर। और ब्लेक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो बनाया था। ये है आपके जॉर्ज मिस्ट्रल। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ चुका है और आ भी सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 16 दिसंबर 2021 में जो पेपर हुए थे आपके, उसमें पूछे गए थे। और सेकंड देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? ये है आपका जम्मू और कश्मीर। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? उड़ीसा में आपको क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिलती है। और देखिए कुछ डिस्कशन में इसमें क्या बताया गया है। डिस्कशन में हम आते हैं। डिस्कशन आपका 76, तो 70 सॉरी डिस्कशन आपका है 67। तो 67 में क्या है आपका? देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें जो 67 का हम देखते हैं, सॉरी, ये इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जो था कि वो जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश है। तो देखिए इसका पूरा डिटेल इसमें डिस्कशन है कि अंडमान व निकोबार तो जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दामन दीव के लिए कहाँ है इसका? दमन। और दिल्ली, नई दिल्ली। लक्षद्वीप, कवरत्ती। और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू कश्मीर जम्मू शीत। श्रीनगर हमेशा क्या होता है? शीतकालीन। और जम्मू शीतकालीन, याद रखिएगा। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन। लद्दाख ले। भारत राज्यों का एक संघ है, ओके। और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये हमको हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको अभी टच किया था, वो क्वेश्चन था आपका, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 65। देखिए 65 क्वेश्चन था कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर है। तो इसके डिस्कशन में देखिए क्या लिखा हुआ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे से चिपकाने के लिए किया जाता है। स्कूल बैग, खिलौने, जूते। वेलक्रो को जॉर्ज मिस्ट्रल के द्वारा प्राकृतिक से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें चिकित्सा तथा मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे जॉर्ज मेंडल जो बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई ऑगस्टेनियन पादरी और वैज्ञानिक थे। उन्होंने आनुवंशिकी का इनका उन्हें क्या बोला जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। और उन्होंने मटर के दानों का प्रयोग कर आनुवंशिकी जन्मदाता नियम को निर्धारित किया था। तो हमें कितनी सारी चीज़ें एक साथ मालूम हो गई और हम इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो मतलब हमने इसको भी छोड़ दिया था। तो जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर से एक और क्वेश्चन जो हमने ऊपर में छोड़े हैं वेलक्रो से ऊपर, ये वाली 64 वाले, ये देख लें कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी जो है वो लीची प्रारंभ करने के लिए सबसे अच्छी जो अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर। तो आइए इसको भी जान लें कि इसमें क्या है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छी अवधि होती है। अच्छा, औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करना एवं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों अर्थात शहद व मोम प्राप्त करना मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। बिहार के अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लीची की खेती होती है। दुनिया में चीन के बाद भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा लीची उगाई जाती है। जी हाँ, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उगाई जाती है? इंडिया में। और लीची को पानी का अच्छा सोर्स माना जाता है। लीची में विटामिन सी, विटामिन B6 और खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर और पेट को क्या करती है? ठंडक देती है। इस बार लीची जो है बहुत जल्दी आई और बहुत जल्दी चली गई, क्योंकि हमारे जो वातावरण में इतना, हमारे जो तापमान में उतार चढ़ाव जो हो रहा है, इसका ये नतीजा है। वरना कुछ टाइम तक हम लोग लीची खा लेते थे। मिली है, इस बार मार्केट में आई है, लेकिन बहुत कम देखने को मिली है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डिस्कशन तो हमने देख लिया और मज़ा भी आया पढ़ने में। अब आते हैं आगे। तो आगे जो है, हाँ, ये है आपका 68 नंबर क्वेश्चन। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। तो इसका डिस्कशन क्या है, इसको हम जानेंगे। क्या होती है ये ब्रेल लिपि?
ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर ऊपरी 6 बिंदुओं से बने बने होते हैं। ब्रेल लिपि पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने के में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक ल्यू ब्रेल ने किया था। इन्होंने क्या क्या किया, खुद भी वो नेत्रहीन थे, लुई ब्रेल, और यह अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। तो ये हमने जाना। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है प्याज से लेकर। भाई प्याज आजकल बहुत ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ती घटती रहती हैं। प्याज हमेशा हर मौसम में बहुत वैल्यूबल होता है। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। बिल्कुल, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो इसमें तो नंबर ए जो है वो टिक किया हुआ है। पहले क्या करना है, ए यानी कि पहले क्या होगा, मृदा को खोदकर नरम बनाना। फिर क्या होगा, थर्ड नंबर, बीज बोना। पहले हम मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, फिर बीज को बोएंगे, फिर चौथे नंबर पे आएंगे, खरपतवार हटाएंगे। उसके बाद हम प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, और फिर उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट देंगे। तो ये उसकी सही ट्रू प्रोसेस है। अब हम जानेंगे कि इसमें जो है वो प्याज के बारे में क्या डिस्कशन किया हुआ है। प्याज की फसल जो है उगाने का सही क्रम इस प्रकार है। मृदा को खोदकर नरम बनाता है, बीज बोना है, खरपतवार हटाना है, प्याज को उखाड़ कर निकालना है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना है। और इसमें नासिक ज़िला न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्याज की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पाया जाता है, उगाया जाता है नासिक में। कुल उत्पादन में से महाराष्ट्र में 37% प्याज उत्पादन और भारत में 10% उत्पादन अकेले नासिक ज़िला में ही होता है। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा अगर प्याज कहीं दिखेगा तो सिर्फ वो कहाँ दिखेगा, नासिक में दिखेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 क्या है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ओके, और यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है यह क्षेत्र आपका स्थित है लद्दाख में। तो आइए जानते हैं लद्दाख को। भारत में लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह ऊंचा क्षेत्र, सूखा और समतल है। कमान घर का वह स्थान है जिसमें निवास किया जाता है, और सुरक्षा, स्थायित्व, अनुकूल वातावरण, क्रियाशीलता आदि की उपस्थिति इसके निर्माण के लिए आवश्यक है। लेह और लद्दाख भूकंप क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। अतः सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ के तनों में बनी लकड़ियों को ढालू छतें, निचली मंजिलों में कई खिड़की न होना तथा लकड़ी का फर्श उपयुक्त है। तो कितनी अच्छी चीज़ हमें मालूम हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। ईवीएस पढ़ने में सच में बहुत मज़ा आता है वैसे भी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये वाला डिस्कशन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले हम देखेंगे। तो हमने अभी तक प्याज पढ़ लिया, और अब हम क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। नीचे दी गई फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। अच्छा, तो इसमें है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। 71 का डिस्कशन देखते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर फलों और सब्जियों के भीतर बीज होता है। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे। परपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, अमर बेल। और शाकाहारी और मांसाहारी परिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, उत्पादक पेड़ पौधे कहलाते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, और किसमें आते हैं, ये आपका 72 में। नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में से उल्टा लटक कर सोकर बिताता है और वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 साल है, यानी कि 40 वर्ष है, तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्ष पर ही घूमता है। तो हम तो इसको जानते हैं, पहले एग्जाम्स में ये हमारे आ चुका है। ये है आपका प्यारा स्लॉथ। तो स्लॉथ के बारे में इस बुक में क्या डिस्कशन है, हम इसको आइए देख लेते हैं। यह भालू जैसा दिखता है और परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह पशु स्लॉथ है।
दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला शाकाहारी जीव स्रोत अधिकांश समय उल्टा रहता है। यह बहुत ही शांत रहने वाला जीव है। लंगूर या हनुमान लंगूर भारतीय उपमहाद्वीपीय में रहने वाला जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम स्मेनोपेथिक्स है। इसका वैज्ञानिक नाम हमें पता नहीं था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सेमनोपेथिक्स। सेमनोपेथिक्स इसका नाम है। स्लॉथ स्लॉथ जानते थे, सेमनोपेथिक्स नहीं जानते थे, तो आज हमने जान लिया। और अब आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी कल हम करेंगे। कॉलम में ये है आपके स्थानों के नाम दिए हुए हैं और स्थानों के अधिकांश गांव के समान घरों की विवरण करना। अच्छा, इनके घरों को मिलाना है कि ये कौन कौन से घर हैं। आसाम पत्थर लकड़ी के बने ढालू वाले, लद्दाख पत्थर के बने घर, लकड़ी फर्श और लकड़ी की चपटी छतें, मनाली बांस के खम्भों से ऊंचे ऊंचे घर, और राजस्थान बर्फ के घर, इग्लू, मिट्टी के घर, कंटीले झाड़ी से बनी छतें। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या? इसमें ए बी सी जो इसके आंसर है उसमें होगा सी। तो सी से हम स्टार्ट करते हैं। सी में जो है, सी का जो है पहला जो है आपका आसाम होगा। बांस के खंभों पर बने ऊंचे ऊंचे घर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? आसाम के होते हैं। और टू का बी होगा। पत्थर के बने लकड़ी के जो फर्श और लकड़ी की चपटी जो होती है वो कहाँ होती हैं? वो लद्दाख में होती हैं। और थर्ड का ए होगा। मनाली हिमाचल प्रदेश में जो होते पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत होते हैं, वहाँ ढालू वाले में बारिश होती है तो पानी ढल नीचे की तरफ आ जाते हैं। और अब बचता है आपका कौन सा? फोर। फोर में क्या होगा? फोर में होगा ये मिट्टी के कंटीले झाड़ों से बनी छत। तो एक दो तीन चार पाँच एक्स्ट्रा इसमें एक ई दिया था, फोर्थ का ई होगा। हाँ, और डी नहीं होगा इसमें, बस डी एक्स्ट्रा था इसमें। तो ये हमने जाना और इसके हम डिस्कशन को भी जान लेते हैं, क्यों छोड़ दें। आइए देखते हैं इसके डिस्कशन में क्या है। आसाम जो है वो इसका बांस के लम खम्भों पर बने ऊंचे घर हैं। लद्दाख जो है पत्थर के बने घर, लकड़ी और फर्श की लकड़ियाँ चपटी छतें हैं। और ये है आपका मनाली हिमाचल प्रदेश, पत्थर लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर हैं। राजस्थान जो है मिट्टी के घर, टीले से बने छतें और बर्फ को ढके। इसमें से बचने के लिए घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू का मतलब होता है बर्फ का घर। एस्किमो इग्लू का निर्माण करते हैं। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो। आइए, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश क्या है? कौन सा है? अर्जेंटीना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डिस्कशन क्या है। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए दिशाओं के लोगों को के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। वह देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देश क्या है? अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, अर्जेंटीना, बुनियस आयर्स, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, ऑस्ट्रिया और वियना। तो आज के लिए ईवीएस की इतनी डिस्कशन काफ़ी है। कल हम फिर कुछ रिवाइज करेंगे सीटेट के लिए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी है बिल्कुल सर पर। तो हमारे रिविजन्स में कमी नहीं आनी चाहिए। बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी पढ़ूँ आपको शेयर करूँ। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।